ओके चलो, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब देखो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कल की क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था, ठीक है, मतलब टुवर्ड्स द एंड वी हैड सीन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? एक होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस मतलब क्या? फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन। एंड डिस्चार्ज मतलब क्या? जब ये जो ऑब्लिगेशन जो है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है, इट कम्स टू एन एंड, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, इसमें सबसे पहला क्या होता है? इट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। मतलब या तो तुम एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दो तो तुम डिस्चार्ज हो जाओगे, या तो तुम अटेम्प्ट कर लो परफॉर्मेंस का तो भी क्या हो जाएगा? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? दूसरा ऑप्शन था दैट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। इसके रिलेटेड ये जो है ना सारे टर्म्स, ये अभी अपन पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, आज के लेक्चर में। तो म्यूचुअल अग्रीमेंट के बेसिस पे अगर तुम डिस्चार्ज कर रहे हो तो भी ये तुम्हारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। फिर क्या है? डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में दो अपन ने देखा था, एक होता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और एक होता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी कब होता है? इट इज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। एंड सब्सिक्वेंट मतलब क्या? वो बाद में होता है, उसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर? तो जब भी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो तभी भी क्या होता है? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। फिर क्या बोला? डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। मतलब क्या? वो कॉन्ट्रैक्ट जिस टाइम में परफॉर्म करना था वो टाइम ही चला गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे बैड डेट वाला, ठीक है, टाइम बैड डेट। फिर नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जिसने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिसरी मर गया, अब क्या ऊपर से आके वो प्रॉमिस फुलफिल करेगा? नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? तुमने अगर कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को वायलेट कर दिया तो क्या हो जाता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आज जो अपन यूनिट 5 में पढ़ेंगे ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस क्लियर? फिर क्या बोला है? प्रॉमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। प्रॉमिसी क्या करता है? उसको वेव कर देता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर्ष को ना मुझे 5,000 रुपए देने के बाकी थे, ठीक है, वो बोलता है कि सर मैं 4,500 रुपया लाया हूँ, इसको आप सेटलमेंट में समझ लो, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। मतलब क्या? मैंने 500 रुपया वेव कर दिया, ठीक है। सो इन सच केस व्हाट हैज हैपेंड? द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। इज दिस क्लियर एवरीवन? देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया, ए ओज बी ₹5 लाख। अब सी ने क्या कर दिया? बी को 1 लाख रुपया दे दिया। किसके बदले? ए के बदले। बी एक्सेप्ट्स देम इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑन ए। अब मुझे एक बात बताओ, ये पेमेंट के वजह से पूरा का पूरा क्लेम ही डिस्चार्ज हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्या बोला है? इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। बराबर, जैसे अगर प्रॉमिस ही निग्लेक्ट करता है या तो रिफ्यूज करता है, वो जो काम वाला एग्जाम्पल ले लो ना, मेरे घर पे दिवाली की साफ सफाई के लिए, बराबर, मैंने सोहम और ध्रुव को ना बोल दिया, मतलब क्या? मैंने उनको रिफ्यूज किया कि तुम ये प्रॉमिस मत करो, या तो मैंने अगर उनको फैसिलिटीज नहीं दी, झाड़ू और पोछा नहीं दिया, तो कैसे करेंगे ना वो अपना काम, ठीक है। जैसे वो जो शू रैक बनाने वाला बंदा था, ठीक है, उसको अगर तुमने रॉ मटेरियल नहीं दिया तो नहीं कर पाएगा। इन दैट केस ऑल्सो दिस इज डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट केस है मर्जर ऑफ राइट्स। लास्ट केस क्या है? मर्जर ऑफ राइट। बराबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सोहम से उसकी जमीन लीज पर ली थी, बराबर, अब थोड़े टाइम के बाद, 1 या 2 साल के बाद, मैंने क्या कर लिया? वो लैंड ही एक्वायर कर ली। तो मेरे पास एक सुपीरियर राइट है, क्या है? ओनरशिप का, और एक इंफीरियर राइट क्या है? लेसी का। तो इन दिस केस व्हाट हैज हैपेंड कि मेरा जो लेसी वाला राइट है, लेसर लेसी पता है ना तुम लोग को? हाँ, जो लेसी वाला राइट है वो उसके अंदर सबसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा या कोइंसाइड हो जाएगा। इज दिस क्लियर? देखो यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया है, ए टुक अ लैंड ऑन लीज फ्रॉम बी, सब्सिक्वेंटली ए परचेजेस दैट लैंड। Now A becomes the owner of the land and the ownership rights being superior to the rights of lessee. Is this crystal clear everyone? Understood? तुम लोग ने इसका चार्ट बनाया क्या घर पे? बाकी है कि नहीं बनाया? क्या है तुम्हारा सिचुएशन, क्या है? ठीक है, बना लेना। अभी इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट है, इस यूनिट के लास्ट पार्ट में जाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या बोला है? क्लियरली बोला है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड with the consent of both the parties। यहां पर अपन कुछ नए नए प्रिंसिपल पढ़ने वाले, नोवेशन, रिसेशन, अल्टरेशन वगैरह सब अपन देखने वाले हैं, ठीक है। सुनो,
हेडिंग से क्या पता चलता है? कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म, दोनों का म्यूचुअल अग्रीमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, सपोज सत्यम ने एक लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मैरिज का, ठीक है, बट शादी होने से पहले ही दोनों जन एक दूसरे को बोलते नहीं यार मुझे तेरे साथ शादी नहीं करनी, ठीक है, डिवोर्स नहीं होता रे, शादी होने के बाद होता है डिवोर्स, शादी के पहले डिवोर्स नहीं होता। तो सपोज सत्यम ने क्या किया है, शिवानी के साथ शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया है, और फिर शादी होने से पहले ही दोनों ने म्यूचुअली क्या बोल दिया कि नहीं भाई मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, सत्यम बोलता है मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना है। तो इन दिस केस यहाँ पर क्या हो रहा है, विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? सो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसिशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनना, जब भी मैं बोलता हूँ नोवेशन, नोवेशन मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन मतलब क्या, नोवेशन मीन्स न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन मीन्स न्यू कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस क्लियर? अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्रुव ने मेरे पास से 1 लाख रुपया लिया था लोन पे, ठीक है, अब ध्रुव बोलता है मैं आपको 3 महीने के बाद पैसा देता हूँ। मैंने बोला ठीक है, 3 महीना खत्म हो गया, ध्रुव आता है रोते रोते, सर मेरे पास अभी तक सिर्फ 50,000 ही जमा हुए हैं, मैं क्या करूँ? मैंने बोला ठीक है 50,000 दे दे मुझे। तो हम लोग ने क्या किया, 50,000 उसने मुझे पेमेंट दे दिया और बाकी 50,000 का नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, ठीक है। तो जब हम लोग ने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कहना इससे हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। इज दिस क्लियर? तो देखो क्या बोला है, इफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट अग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट or to rescind it or to alter it, the original contract need not be performed। समझ में आया क्या? अब देखो जब वापस से नया कॉन्ट्रैक्ट मैंने ध्रुव के साथ बनाया 3 महीने का 50,000 का, तो तब मैं ऐसे बोल सकता हूँ उसको, अरे नहीं वो पहले वाले में 1 लाख रुपया बाकी था, चल वो भी दे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सो जब भी तुमको नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, पुराना कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। एक होता है रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जैसे जब अपने पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन रहता है ना, तो वॉइडेबल में क्या होता है, अगर मेरा फायदा हो रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं उसको क्या करेगा, रेसिंड। रेसिंड मतलब कैंसल, रेसिंड मतलब क्या, समझ में आया? अच्छा, सपोज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को ऑल्टर कर दिया, ऑल्टर करना मतलब क्या, चेंज करना, ऑल्टर करना मतलब क्या, चेंज करना, बराबर। जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, सत्यम जो है, ठीक है, वो मेरे घर पे रहता था, ठीक है, एज अ पीजी पेइंग गेस्ट की तरह वो मेरे घर पे रहता था। अब सत्यम ने क्या किया था, मुझे एक डिपॉजिट दिया था, वो डिपॉजिट था 1 लाख रुपए का डिपॉजिट था, और वो हर महीने का 15,000 मुझे भाड़ा देता था, ठीक है। अब सपोज मैं उसको बोलता हूँ, उसने ना मेरे घर में बहुत सारी तोड़फोड़ कर दी, ठीक है, मेरे घर पे एक बहुत ही अच्छा सा फिश टैंक था, वो फिश टैंक उसने फोड़ डाला, ठीक है, वो सारी फिशेज मर गई, मतलब कुछ ना कुछ उसने नुकसान किया। तो मैंने क्या बोला उसको कि सत्यम को बोला, देख भाई तू ना बहुत ही नुकसानी है, तो सिर्फ 1 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं, तुझे मुझे एटलीस्ट 2 लाख रुपए डिपॉजिट देने पड़ेंगे। मतलब हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसमें चेंजेस आया। इन सच केस अब क्या होगा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो जब नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना रहे, क्योंकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहे, इसलिए इसको भी क्या बोला जाता है, दिस इज कि वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कैंसिल माना जाएगा और नए कॉन्ट्रैक्ट को ही कंसिडर करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? सबसे पहले देखो इफेक्ट ऑफ नोवेशन क्या होगा, सुनना ध्यान से। जब भी हम कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, सो द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड, बराबर। पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अपन ने देखा था ना डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ये जो पॉइंट नंबर 2 था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, पॉइंट नंबर 2 म्यूचुअल अग्रीमेंट, उसमें ही था ना नोवेशन, बराबर। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल में क्या बोला है यहाँ पर, A owes B ₹1 lakh, A, B and C agree that C will pay B and he will accept 1 lakh, ठीक है, from C in lieu of sum due from A, बराबर। मतलब अब A की जो लायबिलिटी है वो कौन पे करेगा, C पे करेगा, और ये B ने एक्सेप्ट कर लिया है। सो अब मुझे एक बात बताओ, A की जो लायबिलिटी वो खत्म हो जाएगी ना, बराबर, and the old contract between A and B will be substituted with a new contract between B and C। समझ में आया? सो देखो जब भी मैं बोलता हूं ना न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन मतलब क्या, कंप्लीट न्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट न्यू, उसको क्या बोलते हैं, नोवेशन, ठीक है। जब मैं बोलता हूं ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मतलब क्या, वो कंप्लीट न्यू कॉन्ट्रैक्ट था, नहीं,
उसमें थोड़े बहुत चेंजेस थे। एंड रेस्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि वो कैंसिल ही कर दिया गया। इज दिस क्लियर गाइस? ओके। तो रेसिशन में क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाय रेसिशन, मतलब जब पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ने अग्री किया टू रेस्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सत्यम और शिवानी की शादी कैंसिल हो गई, बराबर, सो द कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। अब यहां पर भी क्या होगा? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा एंड यहां पर नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। इज दिस क्लियर? जब भी तुम रेसिंड करते हो, बराबर, तो कोई भी दूसरा नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ये बात तुम लोग को याद रखनी पड़ेगी। समझ में आया? एंड लास्ट क्या बोला है कि इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जब भी तुम नोवेशन या रेसिशन में क्या होता है कि पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट अग्री करते कि हम लोग ऑल्टर करेंगे या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करेंगे, तो क्या होता है? जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है। मतलब क्या कि हमें वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी टर्म्स कंडीशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया ऑल्टरेशन से, ठीक है, यहां पर क्या होएगा? एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा और पुराना कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? सो देखो, एकदम समरी में बोलू ना तो देयर आर 3 टर्म्स: नोवेशन, रेसिशन एंड ऑल्टरेशन। ध्यान से सुनना। नोवेशन मतलब क्या? कंप्लीट न्यू। नोवेशन मतलब क्या? कंप्लीट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होगा? पुराना कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा और नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। रेस्टिंड मतलब क्या? कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? एंड ऑल्टरेशन मतलब क्या? कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाएगी सपोज, तो क्या होएगा? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा एंड नया कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा इट विल बी विद द न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? पक्का? अच्छा, तीनों की कॉमन बात क्या है कि तीनों तरीका है ये, दीज आर 3 वेज ऑफ डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो ही जाएगा, तीनों में से कोई भी एक काम कर लो तुम, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी डिस्चार्ज होगा ही होगा। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? चलो हेडिंग दे दो तुम्हारे नोटबुक में, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड हाँ, न्यू पेज पे, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड with the consent of both the parties. Contracts which need not be performed with the consent of both the parties. उसके अंदर पहले लिखो सेक्शन 22, सेक्शन 62, सॉरी, सेक्शन 62। ये तुम्हारा सेक्शन 62 है। उसके अंदर पॉइंट ए लिखो, इफेक्ट ऑफ नोवेशन। पॉइंट ए लिखो, इफेक्ट ऑफ नोवेशन। लिखो, अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड, a new contract is substituted against old contract between the same parties or between different parties by a mutual agreement.
बाय अ म्यूचुअल अग्रीमेंट। समझ में आया? फुल स्टॉप, कंटिन्यू। ऑन नोवेशन the old contract is discharged. On novation, the old contract is discharged. Point number B लिखो, effect of rescission. Effect of rescission. When parties to a contract agree to rescind it, comma, the old contract is cancelled, and no new contract comes in existence. ठीक है? पॉइंट नंबर सी लिखो, इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लिखो, द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट may be altered by mutual agreement and a new contract will substitute the old contract. And the new contract will substitute the old contract. ठीक है? एक डिस्टिंक्शन बिटवीन आता है ऑल्टरेशन एंड नोवेशन। ठीक है? मतलब यहां पर डिफरेंस क्या है? हेडिंग दे दो, डिफरेंस बिटवीन नोवेशन and alteration. लिखो नोवेशन ऑल्टरेशन। यहां पर लिखना, नोवेशन में लिखो देयर मे बी a change in the contracting parties. इनोवेशन में तो पार्टीज भी चेंज हो सकती है ना। इन केस ऑफ नोवेशन ऑल्टरेशन में लिखना, the contract
is altered by mutual agreement but the parties to the contract remain the same. यहां पर क्या होता है, नोवेशन में एक पूरा नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है. बराबर, लिखो द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट is substituted with a new one in case of novation. और यहां पर लिखना इन ऑल्टरेशन there may be some change in the terms and conditions of original contract. Is this crystal clear? समझा डिफरेंस बिटवीन नोवेशन ऑल्टरेशन. ओके, ये रहा, यहाँ पर जो दिया था वो मैंने तुम लोग को लिखवा दिया, ठीक है, टेबल फॉर्म में. अब जो नेक्स्ट है ना, सेक्शन नंबर 63, ये क्या बोलता है, प्रोमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. अरे द मोमेंट प्रोमिसी क्या करता है, वेव कर देता है, तो कहने से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. यस और नो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज. बट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा भाई रेमिटिंग. रेमिट किया ना तुमने, वेव किया. जैसे देखो एग्जांपल देखो, इधर देखो, पहले ध्यान दो. A owes B 5 lakh. A pays to B and B accepts in satisfaction of whole debt 2 lakh. मतलब 5 लाख के बदले उसने कितना पे किया, 2 लाख. At the time and place at which 5 lakh were payable, the whole debt is discharged. Is this clear? मतलब 5 लाख के बदले उसने 2 लाख में सेटलमेंट कर लिया, मतलब 3 लाख रुपया उसने क्या कर दिया, वेव कर दिया या रेमिट कर दिया. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बाय रेमिशन. क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बाय रेमिशन. ठीक है, क्या बोला है, एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ और रेमिट होली और इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस मेड टू हिम और may extend the time for such performance or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit. In short क्या हो रहा है, this is discharge by remission. This is discharge by remission. समझ में आया. उसके बाद देखो क्या बोला है, restoration of benefit under a voidable contract. Under a voidable contract. Is this clear? Restoration of benefit का मतलब क्या होता है कि देखो ध्यान से, एग्जाम्पल देखना. एन इंश्योरेंस कंपनी में रेसिंड पॉलिसी. इंश्योरेंस कंपनी एक पॉलिसी को कैंसिल कब कर सकती है, ऑन द ग्राउंड दैट मटेरियल फैक्ट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज. जैसे एक बात मुझे बताओ, ठीक है, सपोज मैंने क्या किया कि मेरे गाड़ी का जानबूझ के एक्सीडेंट किया, ठीक है, और मैंने क्या किया, उसका क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी में, तो इंश्योरेंस वालों ने मुझे 20 लाख रुपए दिए. अब बाद में कुछ टाइम के बाद में ऐसे पता चला कि वो तो एक्सीडेंट नेचुरली नहीं हुआ था, मैंने जानबूझ के एक्सीडेंट किया था. तो अब मुझे एक बात बताओ, जो भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने दिया था मुझे, वो मेरे से वापस वसूल करेगी ना, बराबर, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फिर क्या हो जाता है, वॉइडेबल, क्योंकि मैंने फ्रॉड किया ना इंश्योरेंस कंपनी के साथ. इज दिस क्लियर? अब देखो सिमिलरली यहाँ पर क्या बोला है, एन इंश्योरेंस कंपनी में रेसिंड पॉलिसी ऑन द ग्राउंड दैट मटेरियल फैक्ट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड. अब सपोज अगर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ये पॉलिसी कैंसिल कर देती है, तो इन दैट केस द प्रीमियम कलेक्टेड बाय इट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसी
माइनस जो भी एक्सपेंस होते हैं वो उसको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी होल्डर को रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ऑफकोर्स करना पड़ेगा। जैसे देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैंने ना अभी 1 जैन को एक जिम के अंदर मेंबरशिप लिया, ठीक है। अब वो जिम का मेंबरशिप फीस मैंने 25,000 भरा, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगा कि ये लोग इधर मतलब पर्सनल ट्रेनिंग भी देंगे, ठीक है, तो 25,000 तो ज़्यादा ही हो गया। अब क्या हुआ कि मैंने उनको ऐसे बोला था कि अगर मुझे जमेगा ना जिम तो ही मैं आपके इधर कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो मैंने डे 1 पे उनको 25,000 कैश दे दिया। अब 5 दिन गया, मैंने बोला नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकता जिम, ठीक है, मुझे पूरे दिन पढ़ाना भी होता है, उधर ही मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, ओके। तो मैंने उनको बोला नहीं यार मैं नहीं करना चाहता जिम। तो अब वो लोग ने आज मुझे रिफंड कर दिया, उन लोग ने 1,500 रुपया काट के, क्योंकि अब मैं जिम तो जाने ही नहीं वाला, ठीक है। तो उन्होंने मुझे 23,500 रिफंड कर दिया। इज दिस क्लियर? मतलब मेरा और जिम का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब ऐसे नहीं होता है ना बराबर, कि वो लोग मेरे 25,000 भी खा जाएंगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इन लोग ने क्या किया, 1,500 रुपये जो भी चार्जेस था, कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह करके उन्होंने मुझे रिफंड कर दिया। पता है ट्रेन में भी तुम टिकट बुक करवा देते हो एडवांस में 2-4 महीने पहले, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, अगर तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया तो ऐसा थोड़ी क्या वो पैसा गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, तुम ट्रैवल ही नहीं कर रहे हो तो तुमको रिफंड तो मिलना चाहिए ना। सो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो लोग क्या करेंगे, सपोज अगर 1,000 रुपए का टिकट है उसके ऊपर 200-300 रुपया काट के वो लोग तुमको 700 रुपया वापस दे देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया क्या? सो देखो, व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रेसिंड्स इट। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में 2 ऑप्शन होता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लो या तो उसको रेसिंड कर दो। तो जब भी वो रेसिंड करता है तो कहना इसे जो भी उसको बेनिफिट मिला था अदर पार्टी को उसको रिटर्न करना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे देखो ध्रुव के सर पे बंदूक रख के मैंने जबरदस्ती उसका लैपटॉप ले लिया था, ठीक है। अब उसने पुलिस में जाके कंप्लेंट किया कि नहीं नहीं मैंने सर को गिफ्ट नहीं दिया था, उन्होंने मेरा लैपटॉप जबरदस्ती ले लिया। मुझे एक बात बताओ, उसके पास अभी क्या ऑप्शन है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड कर दिया बराबर। तो जब रेसिंड किया तो मुझे उसका लैपटॉप वापस देना पड़ेगा ना, ठीक है। The other party thereto need not perform any promise therein contained in which he is the promiser. The party rescinding avoidable contract shall, if he has received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person to whom it was received. समझ में आया क्या? अंडरस्टूड? लीगल लैंग्वेज थोड़ा भारी है बट ऐसे समझ में आया तुम लोग को, मतलब समझा। इंश्योरेंस पॉलिसी वाला क्या करेगा, अगर वो पॉलिसी कैंसिल करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। अब सुनो, लिखना क्या, उसको प्रीमियम का पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पर ना तुम इसका एनालिसिस लिखना। क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु इज एम्पावर्ड टू डू सो, मतलब जिसके पास वॉइडेबल का ऑप्शन होता है वो। इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ही मस्ट रिस्टोर सच बेनिफिट टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट वाज रिसीव्ड। तुम लोग को ये याद रखना है, ये याद रहेगा ना तुम लोग को, इसका एनालिसिस याद रखना। समझ में आया क्या? चलो एक काम करो, 2 सेक्शन तुम लोग ने कहाँ तक लिखा है, ये सेक्शन 62 लिख दिया ना, सेक्शन 63 और 64 में वो जो एनालिसिस है वो वाला पार्ट लिखो। पहले सेक्शन 63 में ये पूरा लिखो और 64 का ये मत लिखना, उसका एनालिसिस वाला पार्ट लिखेगा।
हो गया ये वाला। ऐसा लग रहा है कितने सर्विस में पड़ रहा है। हो गया सेक्शन 63 64। स्टार्टिंग से सारे ये सेक्शन समझ में है। सेक्शन 62 क्लियर। डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्टरेशन इज क्लियर। 63 64 डन। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 65। 65 क्या बोलता है देखो ध्यान से। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर अ वॉइड अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। बराबर। अगर कोई भी टाइप का एडवांटेज मिला है तो एडवांटेज रिटर्न करना पड़ेगा ना, यस और नो, या तो कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। जैसे देखो ए पेज बी 1 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ बी इज प्रॉमिस टू मैरी सी। ऐसे अग्रीमेंट तो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। ए इज डॉटर, सी इज डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस, ओके, सो द अग्रीमेंट इज वॉइड। बट अब ए को क्या, बी को क्या करना पड़ेगा, ए को वापस से 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो देखो सेक्शन क्या बोला है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। बराबर। जैसे सपोज अभी ये मंथ में ना S25 अल्ट्रा आ रहा है फोन, ठीक है। अब कैसा हुआ कि मैंने आज उसका प्री रिजर्व करवाया, तो प्री रिजर्व के लिए यू हैव टू गिव 2000 रुपीज। ये एग्जाम्पल है, तुम लोग ये तो रोज ही नया फोन ले रहा है। तो मैंने प्री रिजर्व करवाया, उसके लिए मैंने 2000 रुपीज़ दिए। मैंने उनको क्या बोला था कि अगर मुझे फ़ोन पसंद नहीं आया, क्योंकि अब तक फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ है, सो आई डोंट नो हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है, एकदम गंदा दिखेगा तो शायद मुझे ना भी पसंद आए। तो प्री रिजर्व और प्री बुकिंग में फ़र्क होता है। प्री बुकिंग मतलब क्या, जब फ़ोन लॉन्च हो जाता है उसके बाद तुम क्या करते हो, मतलब फ़ोन का शेप वगैरह, कलर वगैरह सब पता है तुमको, मतलब तुमने एक बार देख लिया फ़ोन, उसके बाद तुम प्री बुक करते हो। प्री रिजर्व मतलब अब तक हमने फ़ोन ही नहीं देखा है,
और हमने प्री रिजर्व का 2,000 रुपये दे दिया। अब सपोज जिस दिन वो लॉन्च होगा उसका इवेंट रहेगा, उस दिन मुझे नहीं पसंद है फोन, तो कैन आई से अग्रीमेंट, मतलब आई एम नॉट रेडी टू बाय द फोन ना नाउ, ठीक है। सो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सैमसंग वालों को क्या करना पड़ेगा, मुझे 2,000 मेरे वापस देने पड़ेगा ना, क्योंकि अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, फिर वॉइड हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इज दिस क्लियर? सो देखो, व्हेन द अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, any person has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom it was. Is this clear everyone? Understood? समझ में आया? इधर एक बड़ा सा एग्जाम्पल भी दिया है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 66, कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन। मुझे एक बात बताओ, सपोज अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता हूं तो मुझे वो सामने वाले पार्टी को बताना भी तो चाहिए ना। सो यहां पर क्या बोला है, अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज कैन बी रेसिंडेड, बराबर, अपन उसको कैंसिल कर सकते हैं, बट ये जो रेसिशन है ना, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी इन द सेम मैनर एज अ प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड। मतलब जैसे तुम प्रपोजल या ऑफर को कम्युनिकेट करते हो ना, वैसे ही जब तुम एक कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड करते हो, पहली बात कहां पर होता है, वो सिर्फ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन रहता है, बराबर। तो वहां पर जो भी पार्टी उसको वॉइडेबल करती है, रेसिंड करती है, उसको क्या करना पड़ेगा, सामने वाली पार्टी को क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट भी करना ही पड़ेगा। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? चलो, एंड लास्ट सेक्शन क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। जैसे देखो एग्जांपल देखो, इफ एन अप्रेंटाइज रिफ्यूजेस टू लर्न, अप्रेंटाइज मतलब एक आर्टिकल, द टीचर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नॉट टीचिंग, बराबर। जैसे मैं इधर पढ़ा रहा हूं बट तुम बोलते हो नहीं हमको तो पढ़ना ही नहीं है, तो हुज लाइबिलिटी इट इज, माइन और योर्स? योर। समझ में आया? ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू रिपेयर बीज हाउस, ठीक है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया बी के साथ कि वो बी का घर रिपेयर करके देगा। अब बी क्या बोलता है, बी निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू अपॉइंट आउट टू ए द प्लेसेस इन विच द हाउस रिक्वायर्स रिपेयर्स। बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, बेडरूम में जाके रिपेयर मत करो। अरे तो रिपेयरिंग का काम कैसे करेगा, ठीक है। So A is excused for non-performance of the contract if it is caused by such neglect or refusal. Is this clear? समझ में आया? मतलब देखो, if any promisee neglects or refuses to afford the promiser reasonable facilities for the performance of his promise, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिशियन आया, ठीक है, और तुम उसको बोलते हो ये ट्यूबलाइट बदल के दो। अब उसके लिए उसने तुम्हारे पास से टेबल मांगा, तुम बोलोगे नहीं नहीं मैं टेबल तो नहीं दूंगा, तो इलेक्ट्रिशियन क्या स्पाइडरमैन है क्या? वो कैसे करेगा ना, फिर ट्यूबलाइट कैसे लगाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इन दैट केस वो बोलेगा जाओ मैं ट्यूबलाइट नहीं लगाता, तो तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज बाय सच निग्लेक्ट और रिफ्यूजल एज टू एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट देयर बाय। समझ में आया? 3 सेक्शन अपन ने किए, 65, 66 और 67। चलो फटाफट इसको लिखो। इसके नीचे का ये एनालिसिस घर पे पढ़ना शांति से।
हो गया ये वाला? झालं का? शर्मा का तुम्हारा सिलेबस हो गया कुछ भी बाकी नहीं है पूरा बाकी सत्यम तेरा हो तो हम तुम जॉब में बैठे बताइए तुम दोनों का हो गया पूरा पब्लिसिटी मेरा लॉ और मैथ्स में बैठे बनारस है लोग यार महाराष्ट्र
चलो डन हो गया ये। अब देखो एक बार ना पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं, अपना ये पूरा चैप्टर हो जाता है खत्म। यूनिट नंबर 4 मतलब चैप्टर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो चालू ही है। यूनिट नंबर 4 में देखो अपन ने क्या क्या किया। सबसे पहले ये यूनिट का नाम क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अपन ने सबसे पहले देखा बाय होम द परफॉर्मेंस इज डन। पहली बात तो दो टाइप के परफॉर्मेंस होते हैं, एक होता है एक्चुअल और एक होता है अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड के 4 कंडीशंस अपन ने देखे। फिर बाय होम अ कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म द प्रोमिसर, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पार्टी या जॉइंट प्रोमिसर। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। फिर लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसिंग, ठीक है। 42 43 वाला देखा अपन ने। 44 सेक्शन देखा। रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर देखा। उसके बाद अपन ने राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस देखा। फिर टाइम एंड प्लेस के लिए अपन ने ये पूरा चार्ट बनाया था, ठीक है। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रॉमिस अपन ने देखा सेक्शन 51। फिर सेक्शन नंबर 52 ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन 53 लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस। फिर इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट देखा 54 में। फिर अपन ने 55 देखा जहाँ पर टाइम इज एसेंशियल, टाइम इज नॉट एसेंशियल एंड एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस एट अ डिलेड टाइम, ठीक है। फिर इम्पॉसिबल एक्ट भी अपन ने देखा सेक्शन 56 इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, तो हमेशा कैसी रहती है, वॉइड। अच्छा उसमें अगर दोनों पार्टी को पता है या नहीं पता है या सिर्फ प्रॉमिसर को पता है, अल्टीमेटली सारा क्या होता है, वॉइड होता है, ठीक है। फिर एक होता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रॉमिस देखा, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस देखा, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट देखा था अपन ने, बराबर। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का ये पूरा अपन ने चार्ट बनाया था, देखो यहाँ पर, जहाँ पर डिस्चार्ज वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, नॉट इंडिकेटेड एंड नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। उसके बाद ये वाला नोवेशन वगैरह जो अभी किया वो, एंड लास्ट में अपन ने देखा था डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes एंड देन विल कंटिन्यू।